हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हमारे चैनल पे पढ़ाऊँगा बायोलॉजी के पार्ट 4 के अंदर आगे वाले क्वेश्चन। और हमने अभी तक 3 पार्ट पूरे कर लिए हैं और 3 पार्टों के अंदर मैंने लगभग 75 क्वेश्चन कर लिए और उसके अगले क्वेश्चन जो भी आप अभी इस वीडियो के अंदर मैं 25 क्वेश्चन आपको पढ़ाऊँगा जो बीएससी नर्सिंग तथा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम शुरू करते हैं इस पार्ट का अगला क्वेश्चन। तो इस पार्ट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, पुष्पीय पादप में आर्कीस्पोरियम से क्या बनता है। पुष्पीय पादप में आर्कीस्पोरियम से दोनों भित्ति व स्पोरोजिनस कोशिकाएं बनती है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना डी सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सा लवण मुख्य भूमिका अदा करता है। जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर नाइट्रोजन उपापचय के कुछ एंजाइमों को कौन क्रियाशील करता है। तो मोलिब्डेनम होता है। जो मोलिब्डेनम होता है वो नाइट्रोजन उपापचय के कुछ एंजाइमों को क्रियाशील करता है। तो जैव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिर नाइट्रोजन उपापचय में मोलिब्डेनम की भूमिका मतलब महत्वपूर्ण होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा अपना ऑप्शन बी मोलिब्डेनम। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 78 नंबर वाला, गन्ने के पौधे में CO2 कार्बन कौन सी है। रेडियो एक्टिव 14 कार्बन स्थिरीकरण मैलिक अम्ल में होता है। इस प्रक्रिया में उपयोग होने वाले एंजाइम कौन से है। तो क्वेश्चन हमारे पास, गन्ने के पौधे में CO2 स्थिरीकरण मैलिक अम्ल में होता है। इस प्रक्रिया में उपयोग होने वाले एंजाइम कौन से होते हैं। तो इसके अंदर जो है C4 पौधे हैं। C4 पौधों में CO2 होता है जो फॉस्फोइनोल पाइरोवेट या फिर PEP द्वारा ग्रहण की जाती है। यह क्रिया फॉस्फोइनोल पाइरोवेट कार्बोक्सिलेज द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी फॉस्फोइनोल पाइरोवेट या फिर PEP कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज। और उसके बाद में अपने पास अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है। तो जो एक साइकेडेल्स गण होता है, साइकेडेल्स के गण के सदस्य होते हैं जो जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। साइकेडेल्स गण के सदस्य क्या कहलाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। तो उसके अंदर साइकेडेल्स गण के सदस्य में क्या पाया जाता है, साइकस पाया जाता है। इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा साइकस। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हरे पौधा में बोरान सहायक होता है। तो हरे पौधा के अंदर जो बोरान की आवश्यकता होती है, तो एक तो आवश्यकता होती है उसकी कैल्शियम +2 आयन की अवशोषण है उसके उपयोग करने के लिए, और दूसरा पराग अंकुरण। ये ध्यान रखने वाले इम्पोर्टेंट है कि पराग अंकुरण एवं कोशिका विभेदन के लिए, और उसके बाद होती है कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरण के लिए। तो इसके अंदर अपन ऑप्शन में देखेंगे जो इन 4 ऑप्शन में कैल्शियम 2+ के अवशोषण उपयोग है तो ऑप्शन नहीं है। पराग अंकुरण एवं कोशिका विभेदन इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरण, तो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा शर्करा स्थानांतरण में। तो यानी हरे पौधा में बोरान किसमें सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरण या फिर शर्करा के स्थानांतरण में। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरित उत्तक क्लोरेन काइमा किससे विकसित होता है। जो हरित उत्तक होता है वो क्लोरेन काइमा, तो उसमें मोस संपुट होता है। जो मोस कैप्सूल के एपोफाइसिस में क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं पाई जाती है, तो उससे जो मोस के बीजाणु संपुट या फिर मोस कैप्सूल में विकसित होता है। जिसके अंदर जो अपना ऑप्शन हो जाएगा, तो मोस के बीजाणु संपुट में या फिर मोस कैप्सूल के अंदर ये जो क्लोरेन काइमा होता है वो विकसित होता है या फिर उसी अंदर पाया जाता है। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मक्के के दाने में एल्यूरोन पदार्थ में मुख्यतः क्या होता है या फिर क्या पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट तारीआचस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद करना और रट लो इसको क्वेश्चन को। तो मक्के के दाने के अंदर जो एल्यूरोन परत होती है उसके अंदर मुख्यतः प्रोटीन पाया जाता है। और ये कोशिकाएं जो होती है अलग परत बनाती है, जैसे मक्का में भ्रूणपोष या फिर एंडोस्पर्म में। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जंतु एवं उसके श्वसन अंगों में निम्न 4 जोड़े हैं। तो इसके अंदर जो भी ऑप्शन में जो सही अपने को सही युग में छांटना है, तो जो सिल्वर फिश होती है वो जो जनन करती है, मतलब वो श्वसन करती है, सॉरी जनन नहीं श्वसन करती है, तो वो ट्रैकिया के द्वारा करती है। और ऑप्शन बी स्कॉर्पियन है जो बुक लंग्स,
वो स्कॉर्पिया या स्कॉर्पियो का श्वसन बुक लंग्स के द्वारा होता है। सी स्क्वायर का रेस्पिरेशन फेरेंजियल गिल्स के द्वारा होता है। और उसके बाद जो अपने पास अगला ऑप्शन है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन होती है तो वो श्वसन किसके द्वारा करती है, फेफड़ों द्वारा श्वसन करने वाली स्तनधारी है। तो इसके अंदर जो अपना ऑप्शन है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खोज पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार था जो मतलब एक्स किरणों द्वारा लिंग सहलग्न अप्रभावी घातक उत्परिवर्तनों का प्रेरण एक्स रेज इंड्यूस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव लेथल म्यूटेशन के ऊपर इनको एच जे मुलर को था 1946 में एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर आर्किया एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को आप किस जगत में वर्गीकरण करेंगे। तो जो आर्किया या फिर जो जितने भी होते हैं मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जैसे यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया आदि को किसके अंदर वीटेकर ने इन सबको 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा के अंदर रखा है। तो इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा, मोनेरा। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कौन सा लक्षण अप्रभावी है। तो मेंडल ने लगभग 7 जोड़े लक्षणों को लिया था। तो उसके अंदर जो प्रभावी लक्षण है उसके अंदर वो फली का हरा रंग है, बीज का गोलाकार है, पुष्प की अक्षीय पत्ती है, लेकिन बीज का तो जो रंग था वो पीला रंग था, लेकिन यहाँ पर जो अप्रभावी रंग था वो बीज का हरा रंग था। तो इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बीज का हरा रंग। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास, नींबू के फल में पाई जाने वाली रसीली रोम जैसी जूसी हेयर लाइक संरचनाएं विकसित होती है। तो जो नींबू के फल में रसीली रोम जैसी संरचनाएं जो जूसी या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो वो होती है किससे विकसित होती है, वो एंडोकार्प से विकसित होती है फिर या फिर अंतःभित्ति से विकसित होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से समझा संरचनाओं की सही व्याख्या है। तो ये क्वेश्चन ध्यान देने वाली क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर अपन देखते हैं कि होमोलोगस जीन, तो होमोलोगस वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति एवं आधारीय संरचना में समान और लेकिन विभिन्न कार्यों के लिए अनुकूलित होते हैं। तो इसके अंदर जो इन्होंने ये ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी इन्होंने सही दिया है, लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शन सी के अंदर करेक्शन है, आंतरिक संरचना में, ये ध्यान देने वाली संरचना, आंतरिक संरचना में समान होते हैं। आंतरिक संरचना में क्या होते हैं, जो होमोलोगस होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन वो कार्य में क्या करते हैं, असमान होते हैं। कार्य के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर अ आएगा, आगे अ आएगा, असमान अंग होते हैं पर मतलब, लेकिन कार्य में क्या होते हैं, असमान अंग। कार्य अलग अलग होता है लेकिन इनकी जो उत्पत्ति होती है वो संरचना समान होती है, संरचना समान होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब संरचना में समान तथा कार्य अलग अलग। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत में कार्बनिक विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्न में से किसकी भूमिका पर विश्वास नहीं किया था। तो जो डार्विन होता है, डार्विन के सिद्धांत के अंदर उन्होंने बोला था कि जो कोई भी जीव होता है जो वो जब तक जीवित रहेगा जब तक उस जीव संघर्ष करता रहेगा, स्ट्रगल फॉर एक्सटेंशन, मतलब जीवन संघर्ष करता रहेगा और परजीवी या शिकारी कीट को प्राकृतिक शत्रु के रूप में देखता रहेगा और योग्यतम की उत्तरजीविता वाला जीव ही, मतलब उसके अंदर जो सबसे बेस्ट होगा तो उसके अंदर होना चाहिए योग्यतम की उत्तरजीविता। लेकिन जो विच्छिन्न विभिन्नता है, जो मतलब अचानक किसी भी जीव के अंदर जो विभिन्नताएं आती है वो इसके कार्बनिक विकास का उदाहरण नहीं है। तो इसके अंदर जो म्यूटेशन होता है या फिर विच्छिन्न विभिन्नताएं होती है, ये वाला डार्विन के सिद्धांत में या फिर इसकी भूमिका पर डार्विन ने विश्वास बिल्कुल भी नहीं किया गया था। तो इसकी ये जो था मतलब उत्परिवर्तन की खोज की थी ह्यूगो डी व्रीज ने की थी। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के जल प्रदूषण के सूचक इंडिकेटर के रूप में ई कोलाई एस्चुरेज या कोलाई का प्रयोग किया जाता है। तो जो एस्चुरेज या कोलाई होता है फिर ई कोलाई होता है तो वो सामान्यतः कहाँ पे पाया जाता है, ई कोलाई मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है। अंतः में इसकी जो ये
जो होता है ई कोलाई अगर कहीं पे भी पानी वगैरह या फिर किसी भी गंदी जगह में पाया जाता है तो वो सामान्यतः कहाँ पे पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है। जब हम वहाँ से अपना जो मल होता है फिर विष्ठा होती है वो अपन कहीं बाहर उत्सर्जित करते हैं तो वहाँ पे भी वो ई कोलाई होता है, तो कुछ ई कोलाई वहाँ पे भी आ जाता है। अगर वह मल या फिर विष्ठा पानी के साथ मिल जाता है या फिर मिक्स हो जाता है, उसके अंदर भी क्या होता है, जो फीकल मैटर्स होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो इससे वो जल होता है तो वो जल प्रदूषित हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, वो जो ई कोलाई है वो मल मतलब पानी है उसके अंदर क्या है, मल संबंधी पदार्थ भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा सी, मल संबंधी पदार्थों के अंदर। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो विटामिन B12, तो विटामिन B12 जो होता है वो पर्नीशियस की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। विटामिन B6 की कमी से बेरीबेरी होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। लेकिन विटामिन B2 जो विटामिन B2 की कमी से प्लेग्रा नहीं होता। जो प्लेग्रा क्या होता है, जो प्लेग्रा होता है वो प्लेग्रा एक क्या होता है, त्वची रोग है, मतलब स्किन का जो एक डिजीज, स्किन डिजीज है, जो विटामिन B3 या फिर विटामिन B3 नियासिन की कमी से होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। इसके अंदर जो ये सम्मिलित कौन सा नहीं है, विटामिन B2 प्लेग्रा, जो प्लेग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से या फिर नियासिन की कमी से होता है। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा BSc नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना आपको कैसे भी करके। क्लोरोफिल अणु के पोरफायरिन चक्र, पोरफायरिन रिंग के केंद्र में कौन सा तत्व विद्यमान होता है। तो जो क्लोरोफिल के अणु का जो पोरफायरिन चक्र होता है उसके अंदर जो भी होता है, मतलब वो, तो उसके अंदर जो पोरफायरिन रिंग होती है वो ऐसी रिंग पाई जाती है, उस रिंग के अंदर जो क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसके रिंग के अंदर ऑप्शन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन अपना सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक कोड शब्दकोश या फिर जेनेटिक कोड डिक्शनरी में सभी आवश्यक 20 अमीनो अम्ल हेतु कितने कोडन का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्यतः जो जेनेटिक कोड होते हैं वह 64 होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो 3 कोड होते हैं जो वो स्टॉप कोडन कहलाते हैं, मतलब उसके द्वारा कोई भी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया नहीं करवाई जाती है। जैसे स्टॉप कोडन है UAA, UAG तथा UGA। स्टॉप कोडन कौन कौन से है, स्टॉप कोडन 3 प्रकार के होते हैं, वो स्टॉप कोडन है UAA, UGA और UAG, जिसके द्वारा क्या होता है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। अब इनको अगर हटाकर जो लास्ट बीच पीछे बचते हैं वो 61 जो कोडन बनते हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो 20 अमीनो अम्ल होते हैं उनको क्या किया जाता है, कोडन किया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा 61। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिस्टेमेटिक हृदय किससे संबंधित है। तो जो सिस्टेमेटिक हृदय होता है वो निम्न कशेरुकियों के जो जितने भी हृदय होते हैं या फिर संपूर्ण हृदय होते हैं उनसे संबंधित होता है। तो सिस्टेमेटिक हृदय निम्न कशेरुकियों के संपूर्ण हृदय से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से 2 नाम एक ही क्रिया को दर्शाते हैं। तो सिट्रिक अम्ल चक्र और केल्विन चक्र ये अलग अलग है। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र और यूरिया चक्र ये भी अलग अलग है। और क्रेब्स चक्र और केल्विन चक्र ये भी अलग अलग है। और ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र और सिट्रिक अम्ल चक्र ये दोनों, जो ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र या फिर सिट्रिक चक्र दोनों ही सेम ही है। ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र को ही सिट्रिक अम्ल चक्र कहा जाता है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, परख नली या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है जो उसका अक्स होता है, मतलब कुछ स्थितियों में जहाँ पर जो होता है जो मतलब शरीर के अंदर होता है जो निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, जो मादा का अंडा होता है वो मादा का अंडा व नर के शुक्राणु को कृत्रिम रूप से या फिर इन्वेंट्रो के रूप में, मतलब प्रयोगशाला या फिर लेबोरेटरी के अंदर अपन उनको मिलाकर या फिर उनका फ्यूजन करवाया जाता है। तो जब उनको मतलब फ्यूजन किया जाता है, युग्मित किया जाता है, उसके बाद में जो जाइगोट का निर्माण होता है उस जाइगोट को मादा के गर्भाशय में यूट्रस के अंदर वापस पहुंचा दिया जाता है, वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां उसका जो जितने भी आगे वाली प्रक्रिया होती है, जो अगला विकास होता है उसका जो वो विकास वहां पे पूर्ण होता है। इस प्रकार जो
शिशु जन्म लेता है उस शिशु को मतलब परख नली शिशु या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन सही हो जाएगा, एक बच्चा जिसका अंड बाहर निषेचित करने के मतलब शरीर से बाहर उसको लेबोरेटरी के अंदर शुक्राणु के साथ निषेचित किया करने के बाद गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक बच्चा जिसका अंड ओवम बाहर निषेचित करने के बाद गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, भ्रूणीय विकास के दौरान अग्र पक्ष पृष्ठ अधर या फिर मध्य तर्ज मीडियल एक्सिस पार्श्व तर्ज लेटरल एक्सिस में ध्रुवताक होना क्या कहलाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूणीय अक्ष या फिर एम्ब्रियोनिक एक्सिस विकास के समय बहुत शीघ्र बनती है और कभी कभी अंडे की ध्रुवता द्वारा भी बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं, भ्रूणीय अक्ष के दौरान जो अग्र पक्ष या फिर पृष्ठ अधर या फिर मध्य तर्ज मिडिल एक्सिस या फिर पार्श्व तर्ज लेटरल एक्सिस में ध्रुवता का होना या फिर पोलैरिटी का होना कहलाता है एक्सिस फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस फॉर्मेशन। ये बीएससी नर्सिंग के अंदर पूछने लायक क्वेश्चन है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद हम जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो अगला क्वेश्चन है, समान जीनोटाइप व फिनोटाइप के जोड़ों के मध्य दो संकरण जिनमें से एक में युग्मकों का स्रोत जो होता है विपरीत रिवर्स कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर समान जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप के जोड़ों के मध्य जब युग्मकों के स्रोत बदल जाते हैं, ठीक है, युग्मकों के स्रोत बदल जाते हैं, ऐसे प्रकार जो संकरण होते हैं वो रेसिप्रोकल क्रॉसेज कहलाते हैं या फिर व्युत्क्रम संकरण कहलाते हैं। ये संकरण कैसा कहलाएगा, व्युत्क्रम संकरण कहलाएगा। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, नर मनुष्य में गंजापन मूंछ एवं दाढ़ी के लक्षण के उदाहरण क्या है। ये आरपीवीटी बीएससी नर्सिंग तथा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा बीएससी नर्सिंग 2020 के अंदर आने लायक क्वेश्चन है और ये बहुत बात रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इसके अंदर जो होता है, जो लिंग समीत जो पर सेक्स लिमिटेड लक्षण कौन कौन से होते हैं, जो वो लक्षण होते हैं जो मतलब किसी एक लिंग के अंदर या फिर नर में लक्षण प्रकट हो रहे या फिर मादा में लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है। तो उन लक्षणों को सेक्स लिमिटेड लक्षण कहते हैं। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, जो लिंग समित लक्षणों के उदाहरण है। तो जो नर के अंदर जो गंजापन होता है या फिर मूंछ होती है, वो दाढ़ी के लक्षण होता है, वो सिर्फ नर के अंदर दिखाई देते हैं, जिसके कारण इसका ऑप्शन हो जाएगा लिंग समित लक्षणों के उदाहरण है। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधों जैसे मॉस फरण सामान्य रूप से किस समूह में रखे गए। जो जितने भी मतलब बीज रहित पौधे, जो भी पौधे जिसके अंदर बीज पैदा नहीं होते, उन सभी पौधों को क्रिप्टोगैम्स के अंदर रखा गया है। तो इसके अंदर जैसे मोस है, फर्ण या फिर सामान्य जो मोस फर्ण होते हैं, जो बीजाणुओं द्वारा फिर स्पोरोफाइट द्वारा जो जनन करते हैं, बीजाणुओं द्वारा या फिर स्पोरोफाइट द्वारा जो जनन करते हैं, जैसे पौधों को मोस फर्ण और सामान्य रूप से इनको किस में रखा गया, इनको क्रिप्टोगैम्स के अंदर रखा गया है। बीज रहित पौधों को किसके अंदर रखा गया, क्रिप्टोगैम्स के अंदर रखा गया। तो इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे और हमारे चैनल पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा केमिस्ट्री और फिजिक्स तथा बीएससी नर्सिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा नीट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।